हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पर देखिए हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी के टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। इसमें 25 प्रश्न है और ये टोटल आपको 8 सेट कराए जाएंगे, जिसमें 2 सेट हमने अभी आप लोगों को कराए हैं। ठीक है, उसी का ये वीडियो हम लोग कर रहे हैं। इसमें इसका PDF यदि आप चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर पे भी वॉच कर सकते हैं, जो आपका टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो ऐप पे भी हम इसको फ्री स्टडी मटेरियल में ये पूरा टेस्ट जो है, जो 8 सेट है, उसका PDF डेली आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, इसके अलावा जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे आप TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, UGC नेट JRF की, यहाँ तक कि एकलव्य मॉडल स्कूल का भी बहुत ही कम फीस में आपका ये पूरा टेस्ट सीरीज के साथ बैच स्टार्ट हुआ है। इसका जनरल पेपर का भी वहाँ पे टेस्ट सीरीज है, उसको भी आप देख पाएंगे कहाँ पे, GS बाय दिवाकर एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक है, या आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहाँ आपको कंप्लीट डिटेल उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, 8318011238 पर। यहाँ आपको RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के फुल बैच भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा 1 अगस्त से टेस्ट सीरीज़ भी आपकी चालू होने वाली है और बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज होने वाली है, जो आपकी 2 महीने से ज़्यादा टाइम तक वो आपका पूरा प्रैक्टिस बैच चलेगा ही। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो पहला प्रश्न है उसको देखिए। ये प्रश्नों का स्तर जो इसमें रखा गया बहुत ही अच्छा रखा गया है। इसमें देखिए एक आप टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे सूर्य तब पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक, तो ये टेस्ट सीरीज जो है आपके सिविल सर्विसेज के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, और आपका UGC नेट JRF हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान, UP MP, ठीक है, हर जगह के लिए ये आपका यूज़फुल रहने वाला है। तो यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए। जल्द ही 1 तारीख से आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना और फ्री क्लासेस की सूचना, जैसे आप लोग क्या करते हैं कि ज्योग्राफी का PYQ सबसे ज़्यादा जो आप लोगों के मैसेज आते हैं, सर PYQ के टेस्ट सीरीज, यानी कि PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे UGC नेट का हो, TGT PGT, राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर, UP का असिस्टेंट प्रोफेसर, तो इसके लिए हम लोग एक अलग कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें आपका उस पूरे चैनल पे क्या होगा, केवल प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक, अब तक का जितना हुआ है UPSC से लेके सिविल सर्विसेज यानी से उससे लेके TGT PGT नेट JRF, सारा जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका सॉल्व वीडियो सॉल्व भी PDF भी एक स्पेशल चैनल पे प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक, तो इसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं, यदि वहाँ पे मान लीजिए 100 प्रश्न आ रहा है तो 30 से 40 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके इसी प्रीवियस ईयर से होते हैं, और इसको अगर आप डिटेल्ड में सॉल्व कर लेंगे तो कम से कम 50 से 60 प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे वो इसी से रिलेट होके हो जाता है। ठीक है, और UGC नेट यदि आपको पास करना है तो प्रीवियस ईयर पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, बातें बहुत हो गई अभी। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक धरातल पर प्राप्त होने वाले सूर्यातप को प्रभावित करते हैं। पहला है कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा क्या है, इंसुलेशन को प्रभावित करने वाले कारकों में से यहाँ पे दिया गया है कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन करना, सूर्य की किरणों का झुका होना, ठीक है, दिन की अवधि, वायुमंडल की पारदर्शिता और स्थल विन्यास। तो इसमें देखिए ऑप्शन जो आपका मेंशन किया गया है 1 2 3 4 2 4 5 1 3 5 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सूर्यातप को समझ लीजिए कि सूर्यातप होता क्या है। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। सूर्यातप यानी कि सन का लाइट जो आपका कहाँ पे, अर्थ पे पड़ता है, तो यही कह रहा है कि सूर्य का जो प्रकाश है धरातल पे पड़ता है, इसको प्रभावित, यानी कि ये सूर्य का जो प्रकाश यहाँ पे आ रहा है किन किन कारणों से प्रभावित हो सकता है। ठीक, पहला तो ये कह रहा है कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन करना, तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी जब अपनी धुरी पे घूर्णन करेगी तो इससे क्या होगा कि जो सनलाइट है उसमें डिफरेंसेस होंगे। डिफरेंसेस का मतलब कि धरातल पे जो सूर्यातप क्या होगा, धरातल को प्राप्त होने वाली सूर्य की मात्रा जो होती है। ठीक है, तो धरातल जैसे अब घूर्णन ये कर रहा है तो यहाँ पे मान लीजिए अलग एनर्जी प्राप्त हुई, यहाँ पे अलग हुई। ठीक, तो ये होता है यहाँ पे। इसके अलावा जो किरणों का झुकाव कह रहा है, सूर्य की किरणों का झुकाव,
ठीक। तो ये क्या करता है, अक्षांशों पे निर्भर करता है। जैसे आप पृथ्वी की हम लोग बात करें तो 0 डिग्री इक्वेटर पे जो है हमेशा किरणें क्या होती हैं, सीधी पड़ती हैं। तो जब किरणें सीधी पड़ेंगी तो दूरी क्या होगी, कम तय करनी होगी। तो जब कम दूरी तय करनी होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब यही आप पोल्स की तरफ की बात करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, किरणें क्या हो जाएंगी, तिरछी हो जाएंगी। और ज़्यादा दूरी करने पे क्या होगा, टेम्परेचर जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। इसके अलावा देखिए दिन की अवधि की बात कर रहा है, तो दिन की अवधि भी इसको प्रभावित करता है, क्योंकि जो ज़्यादा दिन होता है, जैसे आप मई जून की बात करेंगे तो यहाँ पे दिन की अवधि जून में बढ़ जाती है। तो दिन की अवधि जब आपकी बड़ी होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर दिन में, चूँकि दिन ज़्यादा बढ़ा है तो सूर्य तप दिन में ज़्यादा प्राप्त होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तो ये भी तो सूर्य तप को प्रभावित किया है ना, ठीक है। वायुमंडल की पारदर्शिता, पारदर्शिता यानी कि मान लीजिए धूल के कण ढेर सारे यहाँ पे हो जाएं तो ये क्या होंगे, आपका वायुमंडल पारदर्शी होगा नहीं, ठीक है। तो जब धूल के कण ज़्यादा हो जाएंगे तो जो सनलाइट आएगी कुछ तो वो भी तो लेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो उससे क्या होगा कि धरातल पे सूर्य तप की मात्रा जो है कम हो जाएगी, ठीक। और इसके अलावा देखिए जो दिया गया है यहाँ पे स्थल का विन्यास, ठीक है, यानी स्थल जो है उसके बनावट की बात कर रहा है, उसके विन्यास की बात कर रहा है। तो ये भी आपका इसको प्रभावित करता है। अब मान लीजिए जलीय भाग हो गया, स्थलीय भाग हो गया, दलदली क्षेत्र है, ठीक। तो ये अलग अलग यहाँ पे, तो इस आधार पे आपका विकल्प नंबर डी हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपका क्लियर हुआ। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि सीढ़ीदार खेत का निर्माण करना मृदा संरक्षण की एक विधि है। ये देखिए आपका यूजीसी नेट में भी पूछा है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया है, ठीक है। और सिविल सर्विसेज के दृष्टिकोण से भी आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि जो सीढ़ीदार खेती की जाती है, ठीक है। चलिए ये आपका पूरा ऑप्शन इसी में आ गया है, तो ये अच्छा हुआ है, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। सीढ़ीदार खेती का निर्माण करना यानी टेरेसिंग, सीढ़ीदार खेती, ये मान लीजिए कि जो आपका पर्वतीय ढाल होते हैं वहाँ पे ये बनाई जाती हैं। तो मृदा संरक्षण की एक विधि है, इसका उपयोग किया जाता है। पहला कि अवनालिका अपरदन को रोकने और उनके निर्माण को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। कह रहा है कि जो अवनालिका अपरदन है उसको रोकने के लिए और उनके निर्माण को नियंत्रित करने के लिए जो टेरेसिंग की जाती है। दूसरा है कि रेत के टीलों के प्रसार से कृषि योग्य भूमि को बचाने के लिए। तीसरा है बंजर भूमि का पर पवन और जल के प्रभाव को कम करने के लिए। चौथा भूमि पर बिना अपरदन के सतही अपवाह को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। तो जो आपका देखिए रेत के टीले की, अब अवनालिका अपरदन आपका हो गया, रेत के टीलों की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ पे होगा, ये आपका शुष्क वाले क्षेत्रों में होता है या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ये चीज़ें होंगी, ठीक है। और यहाँ पे बंजर भूमि पर पवन और जल का प्रभाव कम करने के लिए अवनालिका, तो बंजर भूमि आपका सीधा होगा, तो यहाँ पे सीढ़ीदार खेती की बात ही नहीं करना है भाई। और दूसरी चीज़ की वो बंजर भूमि है, बह जाए, कट जाए, गड्ढा हो जाए, ठीक है, उससे आपको विशेष फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि वो भूमि क्या है, बंजर है, उसको उपजाऊ बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पवन और जल के प्रभाव को कम करने के लिए, तो बंजर भूमि आपकी सपाट भी हो सकती है, ढलुआ हो सकती है, तो लेकिन इस पर टेरेस आप क्यों बनाएंगे भाई। डी देखिए भूमि पर बिना अपरदन के सतही अपवाह को सुनिश्चित करने के लिए, तो भूमि पर बिना अपरदन के सतही जो अपवाह होंगे उसके लिए क्या आप जो है टेरेसिंग करेंगे, उसके लिए आप नालियाँ बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सीढ़ीदार खेती का निर्माण जो है अवनालिका अपरदन को रोकने के लिए और उनके निर्माण को नियंत्रित करने के लिए ये किया जाता है। और ये सीढ़ीदार खेती का निर्माण जो है मृदा संरक्षण की एक विधि भी है। इससे क्या होता है कि जो ढाल वाली भूमि होती है उस पर वर्षा, जैसे अब यहाँ पे बारिश होगी, अगर ये अवनालिका का मतलब कि सीढ़ीदार खेती में जैसे यहाँ पे क्या होता है, एक मेड़ी बना दी जाएगी और मेड़ी जो है इसके लेवल से ऊंची होगी, तो जल जो यहाँ पे भरेगा, ठीक है, जो अपने साथ मिट्टी लाएगा वो यहीं पे जमा कर देगा। फिर जो पानी एक्स्ट्रा होगा वो इस मेड़ से ऊपर नीचे दूसरे में आ जाएगी, फिर इसमें जमा होगा, जो आपका
मृदा कट के आएगी। इसी तरह से क्या होगा कि यहाँ पे मृदा का ये संरक्षण हो जाता है। तो इसमें वर्षा का जल को जो है धीरे धीरे एकत्रित किया जाता है। एकत्रित का मतलब कि जैसे मान लीजिए ये खेत है, इधर चारों ओर आप मेड़बंदी किए हैं, तो जो नीचे की तरफ है इसमें मेड़बंदी हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। और जब मेड़बंदी ज़्यादा करेंगे तो जो जल यहाँ पे भरेगा तो ये इसके साथ जो मिट्टी आएगी ये इसमें क्या करेगा, जमाव करेगा, उसके बाद दूसरे में आ जाएगा। तो इसी तरह से क्या होता है, आपका मृदा संरक्षण होगा। ठीक, इसमें ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। दूसरा देखिए, तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में जो लाल मृदा है इसका निर्माण हुआ है। चलिए इससे क्या होगा, देखिए आपने मृदा संरक्षण में कई चीज़ें क्लियर कर लिया। अब आप लाल मिट्टी के बारे में जान लीजिए। लाल मिट्टी का निर्माण हुआ, कह रहा है कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भूरी वन मृदा के अपक्षय के कारण, उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में बलुआ पत्थर और क्वार्टजाइट के अपक्षय के कारण। तीसरा है कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में रवेदार आग्नेय चट्टानों के अपक्षय के कारण। उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में सेल या चूना चट्टानों के या चूना पत्थर के अपक्षय के कारण। ठीक, तो जो लाल मिट्टी है इसका विकास बेसिकली आपका कहाँ पे, डेक्कन प्लेट्यू या उसके पूर्वी तरफ या दक्षिणी भागों में ये पाया जाता है। अभी देखिए आपका यूजीसी में एक प्रश्न पूछा गया था कि लाल मिट्टी का विस्तार क्या महाराष्ट्र में भी है। हाँ, महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में आपका रेड सॉइल पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, या पश्चिमी घाट का जो पिडमॉन्ट एरिया है वहाँ पे भी, पिडमॉन्ट का मतलब पश्चिमी घाट कहाँ से आ गया, ये देखिए आपका पूर्वी घाट हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया। तो पिडमॉन्ट यानी कि पर्वत के पदी क्षेत्रों में, यहाँ पर देखिए जो महाराष्ट्र का दक्षिणी पार्ट कुछ आता है इसमें आ जाएगा आपका पुणे वगैरह का। ठीक है, तो जो इसमें एक लाल पट्टी, लाल मिट्टी की एक आप कह सकते हैं कि पट्टी ही विकसित है। ठीक है, जिसे लाल दोमट मृदाएं भी कहा जाता है। इसके अलावा लाल मिट्टी जो आपका या पीली मिट्टी जो है छत्तीसगढ़ या मध्य गंगा मैदान उड़ीसा में भी पाई जाती है। और इनका जो लाल रंग है ये आपका जो आग्नेय चट्टानें हैं, रवेदार आग्नेय चट्टानें हैं, ठीक, उनके अपक्षय के कारण होता है, क्योंकि इसमें जो है लोहे की मात्रा होती है और लोहे के ऑक्साइड की वजह से ही जो मिट्टी में लाल रंग आपको दिखाई देता है वो इसी वजह से दिखाई देता है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, ये जलयोजी जब हो जाती हैं तो ये धीरे धीरे पीली भी दिखने लगती हैं। तो लाल और पीली में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मत समझिएगा। ठीक, तो जहाँ एक तरफ हम लोग बात करें कि लाल मिट्टी या पीली मृदाएं एक हद तक जो है समानतः उर्वर भी होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो उच्च भूमियों पे पाई जाने वाली मोटी मृदाएं होती हैं वो क्या होती है, अनुर्वर होती हैं। तो लाल मिट्टी में किस चीज़ की कमी होती है, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, ठीक है, और ह्यूमस की मात्रा की कमी होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इस आधार पे हम लोग किसको कर सकते हैं, रवेदार आग्नेय चट्टानों में कम वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे इनके अपक्षय से क्या होता है, लाल मिट्टी का निर्माण होता है, क्योंकि जो रवेदार आग्नेय चट्टानें होती हैं उसमें आयरन्स के पार्टिकल पाए जाते हैं। ठीक, कितना क्लियर हो गया, 3 नंबर तक हो गया। 4 नंबर पे आ जाइए। 4 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के विकास में सहायक है। चलिए यहाँ पे देखिए आपका कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाएंगे, इक्वेटर पे, 0 डिग्री पे। ठीक, तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल की स्थलाकृति कह रहा है कि कौन सी स्थिति भारत में इन वनों के लिए या इन वनों के विकास में सहायक होती है। ठीक, तो इन वनों के जो गुण हैं, जैसे वो इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो इनके गुण हैं वही आपके इसके हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपका पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पे, तो ये आपका राइट है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले उष्ण और आर्द्र प्रदेश, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेटोरियल बेल्ट में जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वहाँ पे इतनी वर्षा लाजमी है। ठीक है, और उसके बाद देखिए जो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पे भी आपका 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा की प्राप्ति होती है। तीसरा देखिए दिया है कि 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का औसत वार्षिक तापमान होता है। तो यहाँ पे आपका इतना टेम्परेचर नहीं होता, बल्कि यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 22 के आसपास होता है।
इतना टेम्परेचर क्यों नहीं होगा ये भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे मान लीजिए इक्वेटर पे आपका ये पाया जाता है, तो वर्षा ज़्यादा होगी, तो वर्षा के टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, तो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो वर्षा भी ज़्यादा यहाँ पे होगी, क्योंकि यहाँ पे जो वर्षा होती किस प्रकार की होती है, वो संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है, ठीक है। और ज़्यादातर जो वर्षा इक्वेटोरियल बेल्ट में होती कब होती है, दोपहर के बाद के समय में होती है, ठीक। तो यहाँ पे 1 और 2 ऑप्शन ये आपके क्या हो गए, राइट हो गए। और नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 5 नंबर में दिया है कि, तो ये तो आपका क्लियर हो गया ना कि पश्चिमी ढालों पे आपका सदाबहार वन पाए जाते हैं, पूर्वोत्तर पहाड़ियों में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में, ठीक। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, पूर्वोत्तर मान लीजिए, इधर आपका अंडमान निकोबार हो गया, ये पश्चिमी ढाल हो गया, यहाँ पे आपका सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, ठीक है। तो ये भी लगभग इक्वेटर पे ही आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट है कि विषुव के दौरान दुनिया के सभी हिस्सों में दिन रात बराबर होते हैं, ठीक। विषुव के दौरान जो है कह रहा है कि दुनिया के सभी हिस्सों में दिन रात बराबर होते हैं। विषुव प्रत्येक वर्ष जून और दिसंबर के महीनों में आते हैं। कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ठीक है। विषुव यानी कि इक्विनॉक्स की बात कर रहा है, तो विषुव का अर्थ इससे ये है कि दिन और रात्रि समान होने से यहाँ पे है कि जैसे 21 मार्च और 21 सितंबर को दुनिया के सभी हिस्सों में दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पहला तो ये कथन सही है, ठीक, पहला कथन सही है, क्योंकि विषुव के दौरान जो आपका इक्विनॉक्स होता है, ठीक, तो प्रत्येक वर्ष 2 दिन जो है सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। तो ऐसा आमतौर पर 21 मार्च को और 21 सितंबर के आसपास होता है। हालांकि यह तिथि बदलती रहती है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो है 365 दिनों का नहीं होता है, ठीक। इसलिए जो आपका कथन 2 है ये सही नहीं है। देखिए 365 सही, 1/4 इसमें देखिए अंतर होता है, कभी एक दिन ज़्यादा जब आपका लीप वर्ष आ जाएगा, ठीक, तो फरवरी आपकी बढ़ जाती है। तो इसमें कह रहा है कि ये हमेशा जो है इसमें स्थिति में थोड़ा ना थोड़ा बदलाव होता है। बदलाव का कारण भी क्या है कि पृथ्वी जो है इलेक्ट्रिक तल पे आपका 66.5 डिग्री क्या है, इसका अक्षीय झुकाव के साथ सूर्य का रिवोल्यूशन करती है, और इससे क्या होता है कि जो मध्याह्न है वो सूर्य की स्थिति में थोड़ा बहुत बदलाव का अनुभव भी करता है, ठीक है। और यदि हम लोग बात करें कि जो मार्च वाला इक्विनॉक्स है, ठीक है, इसके बाद जो है सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है, और लगभग 21 जून को जो है कहाँ पे, कर्क रेखा पे, 21 जून को कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में ये आपका पहुँच जाता है। 21 जून को कहाँ पे, कर्क पे, कैप्रिकॉर्न पे पहुँच जाएगा, ठीक। और इस समय क्या होता है कि जो उत्तर में, यानी उत्तर में समर सोलिस्टिक जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये जून अयनांत या समर सोलिस्टिक के रूप में इसे जाना जाता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती थी, ध्यान रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को और सबसे छोटी रात जो है इसी दिन को होती है, और इसे हम लोग समर सोलिस्टिक भी कहते हैं, ठीक है। और ये स्थिति कब होती है, 21 जून को, क्योंकि जो आपका मार्च इक्विनॉक्स होता है, मार्च का मतलब 21 मार्च को, उसके बाद जो सूर्य क्या होता है आपका उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ता जाता है, और 21 जून को आपका कर्क रेखा पे सीधा पड़ता है, ठीक। 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ होता है, मकर रेखा पे होता है। तो 22 दिसंबर को सूर्य जो मकर रेखा पे होता है, इस समय जो है दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक, इस समय क्या होता है, इसे हम लोग विंटर सोलिस्टिक बोलते हैं, इसके रूप में जाना जाता है, दक्षिणी अयनांत के रूप में इसे जानते हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन सबसे लंबा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय, और इसी समय 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, सबसे लंबी रात होगी, और 22 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होगी। ध्यान रखिए 21 जून को जो बड़ा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में होगा, 22 दिसंबर को जो बड़ा दिन होगा वो दक्षिणी गोलार्ध में होगा, ठीक। और यही जो कर्क और मकर रेखा है, यही आपका इनके सीमाओं का निर्धारण भी करते हैं, ठीक। तो इतना आप लोगों का क्लियर हो ही गया होगा। और सर्वाधिक जो टेम्परेचर भी पाया जाता है वो आपका आंका जाता है कहाँ पे,
कर्क और मकर पे भी आंका जाता है, जबकि पड़ता कहाँ पे, इक्वेटर पे है। इक्वेटर पे क्यों नहीं मापा जाता, क्योंकि वहाँ पे आपका रेनफॉल भी प्रॉपर होता रहता है, जबकि कर्क और मकर पे सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर काउंट किए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका जून और दिसंबर के दौरान जो है, यहाँ पे कह रहा है कि जो विषु है ये जून और दिसंबर के दौरान आते हैं प्रत्येक वर्ष, तो ये फिक्स नहीं है। ठीक है, इक्विनॉक्स की हम लोग बात करें तो 21 मार्च और 21 सितंबर है, तो इसलिए 2 रॉन्ग है, ये आपका सही है। इस समय दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दिनों रात बराबर होते हैं, 21 मार्च को और 21 सितंबर को। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप पे, भूमध्यसागरीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवनें हैं। ठंडी स्थानीय पवनों की बात कर रहा है, सिरोको है, मिस्ट्रल है, बोरा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सिरोको क्या है, ये ठंडी नहीं बल्कि क्या है, गर्म पवन है। ये सहारा मरुस्थल से उत्पन्न होती है और गर्म और धूल भरी पवन होती है। ठीक, बाद में ये धीरे धीरे जो है सिरोको क्या होती है, मरुस्थल के आंतरिक भागों से ठंडे भूमध्य सागर की ओर चलती है। तो यदि हम लोग बात करें तो ये जो आपका है अफ्रीका, यहाँ से आपका इधर की तरफ सिरोको चलती है। इधर आपका देखिए डॉक्टर विंड चलती है, जिसे डॉक्टर विंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गर्म पवन है और यहाँ की जो ह्यूमस होती है उसको क्या करती है, ऑब्जर्व कर देती है और मौसम सुहाना बना देती है। ठीक है, तो इतना आप लोगों का क्लियर हुआ। और दूसरा, इसे जो आपका डॉक्टर विंड है इसे हरमट्टन भी कहते हैं। ठीक, और यहाँ पे देखिए दूसरा जो दिया गया मिस्ट्रल है, तो मिस्ट्रल जो है ये भूमध्य सागर के उत्तर से आने वाली ठंडी पवन होती है। तो यहाँ पे देखिए अगर भूमध्य सागर हम लोग मान लें तो इधर से उत्तर की ओर से आने वाली मिस्ट्रल जो है ठंडी पवन होगी। और ये कहाँ पे चलती है, जो राइन घाटी है, राइन नदी घाटी, वहाँ पे ये आपका चलती है, प्रवाहित होती है। आल्पस और सेंट्रल जो मैफिक है, ठीक है, मैसिफ है, सेंट्रल मैसिफ और आल्पस है, इन दोनों के बीच आपका ये मिस्ट्रल प्रवाहित होती है। ठीक, इनकी चरम परिस्थितियों की हम लोग बात करें तो इसके प्रवाह से जो है यहाँ पे ट्रेन पटरियों से उतर जाती है, ब्रेक उखड़ जाते हैं, क्योंकि इनका वेग जो है बहुत तीव्र होता है। लगभग 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जो मिस्ट्रल है ये प्रवाहित होती है। तो मिस्ट्रल जो है हो गई ठंडी। बोरा की बात कर लें तो बोरा जो है ये भी आपका क्या है, ठंडी है, उत्तर पूर्वी पवन है। और बोरा जो कहाँ पे चलती है, ये आपका एड्रियाटिक सागर के तट पर ये प्रवाहित होती है। तो ये मिस्ट्रल की तरह ही है। ठीक है, ये यूरोप और भूमध्य सागर के बीच जो है दाबांतर के कारण इसकी उत्पत्ति होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो एड्रियाटिक सी में चलती है वो बोरा हो गई। तो मिस्ट्रल और बोरा, ठीक है, मिस्ट्रल और बोरा क्या हो गई, दोनों ठंडी हो गई। तो दिए गए विकल्प के अनुसार आपका कौन सा हो जाएगा, 2 और 3 ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर में देखिए, इसमें भी यहाँ पे देखिए कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत नई मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि शिखर और उसकी अवस्थिति महेंद्रगिरी है, डोडा बेट्टा, अनाईमुडी और धूपगढ़ है। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा जो है इसमें सही सुमेलित है। महेंद्रगिरी कहाँ पे है, पूर्वी घाट पे है, उड़ीसा में। ठीक है, महेंद्रगिरी। डोडा बेट्टा ये कार्डमम पहाड़ियों का हिस्सा है, तो ये गलत है। डोडा बेट्टा किस पे, नीलगिरी पे। ठीक है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। ठीक है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, ये आपका 2637 है। ठीक है, और कार्डमम या इलायची की पहाड़ियाँ ये आपका दक्षिण में है सबसे, जिसे कार्डमम या इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया यहाँ तक। और ये आपका जो अनाईमुडी, अन्नामलाई या मिसापुली माला, इनके बाद जो है चौथी सबसे ऊंची चोटी भी है पूरे दक्षिण भारत की। अनाईमुडी की बात कर लें, अनाईमुडी कहाँ पे है, तो ये जो नीलगिरी दे रहा है तो नीलगिरी में नहीं है। ठीक है, डोडा बेटा आपका कहाँ पे है, नीलगिरी में है। ठीक, तो जो यहाँ पे आपका दे रहा है कि अनाईमुडी, ये आपका एर्नाकुलम और इडुक्की ज़िले में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है ये 2695 मीटर है। ठीक है,
तो सबसे ऊंची चोटी आपका ये हो जाती है 2695 मीटर अनाईमुडी है। ठीक है, धूपगढ़ जो आपका ये महादेव पहाड़ी में है, तो बेसिकली जो आपका धूपगढ़ पड़ता है ये आपका सतपुड़ा वाले रेंज के अंतर्गत जो महादेव पहाड़ी है उसी का उच्चतम बिंदु है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और नर्मदापुरम जिले में यहाँ पे पंचमढ़ी जो है ये आपका इसी में स्थित है। लगभग 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन है जो आपका धूपगढ़ में। तो 1 और 4 ही यहाँ पे दोनों सही सुमेलित हैं, डोडा बेट्टा और अनाईमुडी है नहीं सुमेलित। ठीक है, तो जो आपका अनाईमुडी है ये कार्डमम पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी और पलनी पहाड़ी इन तीनों का जो संगम है, ठीक, यहाँ पे आपका एक है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। ठीक है, उसी के दक्षिण में ये आपका स्थित है। कौन? अनाईमुडी यहाँ पे। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, अब साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन यहीं पे देख लीजिए कि सीरियल से आते हैं हम लोग, 7 के बाद 8 पे आते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है कि भारत के जलोढ़ मृदाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला दिया कि ये मृदाएं जो है निक्षेपण होती हैं, यानी ये निक्षेपण मृदाएं हैं जिन्हें नदियों और सरिताओं द्वारा वाहित निक्षेपित किया जाता है, यानी उसको ला के ढो के यहाँ पे क्या किया जाता है, निक्षेप कर दिया जाता है उसका। ठीक, तो पहला तो ऑप्शन ये आपका सही है, क्योंकि जो जलोढ़ मृदा है इन्हीं से निक्षेपित होता है। इसी के आधार पे हम लोग जलोढ़ को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आपका खादर और एक आपका बांगर। ठीक है, जहाँ पे प्रायः बाढ़ का पानी पहुँचता है वो खादर हो गया, जो पुरानी जलोढ़ होती है वो आपका बांगर होती है। तो ये ज़्यादा उपजाऊ, ये कम उपजाऊ होती है। दूसरा देखिए दिया है सामान्यतः इनमें फास्फोरस की मात्रा अधिक लेकिन पोटास की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक, तो जो जलोढ़ मृदाएं होती हैं इनकी संरचना कैसी होती है, बलुई होती है, चिकनी मिट्टी टाइप की होती हैं ये। तो इसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है लेकिन फास्फोरस कम पाया जाता है। तो ये यहाँ पे क्या किया, उल्टा लिख दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा, पोटास यानी कि के का सिंबल होता है, फास्फोरस यानी कि पी का होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो के की मात्रा है, पोटास की मात्रा होती है वो जलोढ़ में ज़्यादा होती है, फास्फोरस की मात्रा जो होती है वो कम होती है। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन रंग हो गया, पहला ही केवल यहाँ पे आपका सही है। चलिए 9 नंबर देख लीजिए। विश्व में ज्वालामुखी के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए दिया है कि माउंट कैमरून पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक, माउंट कैमरून जो है ये आपका कह रहा है सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये आपका राइट है। कहाँ पे है ये? भ्रंश घाटी में है। ठीक, इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। रिपब्लिक ऑफ कैमरून में गिनी की खाड़ी के निकट ये आपका स्थित होता है। कौन सा? माउंट कैमरून। ठीक, और ये माउंट कैमरून जो है मध्य अफ्रीका या ऊपरी जो सहारा है, ठीक है, वहाँ से आपका सबसे ऊंची चोटी के रूप में भी आपका ये स्थित है। तो ज्वालामुखी का वितरण की हम लोग बात करें तो इसमें कई पेटियाँ सरकम पैसिफिक बेल्ट आपकी है, जो भूकंप की आपका परिप्रशांत महासागरीय पेटी है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा देखिए माउंट किलिमंजारो पश्चिम एशिया में स्थित एक मृत ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो, तो किलिमंजारो जो आपका है ये कह रहा है कि अफ्रीका में ज्वालामुखी जो पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी में पाए जाते हैं, जिसमें आपका माउंट किलिमंजारो है, माउंट केन्या है। ठीक है, और जो किलिमंजारो कहाँ पे है ये आपका पर्वत? तंजानिया में। ठीक, और ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत भी है, ध्यान रखिएगा। माउंट किलिमंजारो लगभग ये आपका 5900 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, लगभग इतना मीटर ये ऊंचा है, और इसके चारों ओर कोई स्पेशल रूप से कोई आपका पर्वत भी स्थित नहीं है। इसे स्ट्रेटो ज्वालामुखी भी कहा जाता है। ठीक, स्ट्रेटो ज्वालामुखी का मतलब ये हो गया राख, लावा या चट्टानों से निर्मित जो बड़े ज्वालामुखी हैं उनके लिए आपका स्ट्रेटो ज्वालामुखी जो वर्ड होता है उसका यूज किया जाता है। ठीक, यहाँ पे 3 शंकु हैं, कीबो, मैकेंजी और सीरा। ठीक है, कीबो इस पर्वत का शिखर है और 3 ज्वालामुखी शंकु जो हैं इसके सबसे ऊंचे स्थिति को ये बताते हैं। तो थर्ड ऑप्शन देखिए, अधिकांश ज्वालामुखी गतिविधियाँ समुद्र के नीचे घटित होती हैं।
तो कह रहा है कि जो अधिकांश ज्वालामुखी गतिविधियां हैं वो समुद्र के नीचे ही घटित होती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि समुद्र के नीचे ही घटित हों, जो आपके प्लेट बाउंड्री होते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, ये आपका जो कैमरून है ये यहाँ पे मेंशन किया गया है, माउंट कैमरून कि पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी में है। तो ये आपका ये वाला है, किलिमंजारो आपका भ्रंश घाटी का है। माउंट किलिमंजारो और माउंट केन्या जो ज्वालामुखी पर्वत हैं वो यहाँ पे हैं। और जो आपका माउंट कैमरून है ये पश्चिम एशिया में आ जाएगा, या मध्य अफ्रीका या जो सहारा का पश्चिमी पार्ट है, ठीक है, इनके बीच ये आ जाएगा। यानी कि उत्तरी कैमरून और नाइजीरिया के बीच जो प्राकृतिक सीमा, नेचुरल बाउंड्री बनाएगा। तो यहाँ पे जो पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो हालांकि जो ये स्टेटमेंट आपको बताया गया ये सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट कैमरून, लेकिन ये आपका लोकेशन इसकी भ्रंश घाटी में नहीं है, ठीक। इसके पहले हमने आई थिंक शायद ये बताया आपको। तो ये आपका कन्फ्यूज़न की वजह से उल्टा हो गया है, तो इसको समझिएगा। ये आपका क्या है कि मध्य अफ्रीका या पश्चिमी की तरफ है, यानी उप सहारा जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे कैमरून और नाइजीरिया के बीच प्राकृतिक सीमा माउंट कैमरून बना रहा है। और किलिमंजारो जो है ये आपका भ्रंश घाटी का है, ठीक। तो भ्रंश घाटी में दो आपके हो जाते हैं, माउंट केन्या और माउंट किलिमंजारो, ठीक है। तो माउंट किलिमंजारो में हमने बताया आपको कि 3 आपके यहाँ पे शंकु हैं या पर्वतीय शंकुओं से आपका ढुका हुआ है। इसे स्ट्रेटो ज्वालामुखी शब्द भी दिया जाता है, यानी उसकी संज्ञा भी दी जाती है, ठीक। 3 शंकुओं में आपका कीबो, मैकेंजी और सिरा है। किलिमंजारो में कीबो, मैकेंजी और सिरा, ये 3 यहाँ पे क्या है, शंकुओं से आपका क्या हुआ है, ढका हुआ है, ठीक है। तो ये तो आपके राइट हो गए। तो यहाँ पे लेकिन गलत किस वजह से हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया, ये पश्चिम एशिया में है, ये मेंशन किया गया है पूर्वी अफ्रीका में है। अधिकांश ज्वालामुखी गतिविधियाँ समुद्र के नीचे घटित होती हैं। तो जो सबसे ज़्यादा जो भूकंप आते कहाँ पे आते हैं, सरकम पैसिफिक बेल्ट में आते हैं। लगभग 70% भूकंप या ज्वालामुखी आपके यहीं पे आएंगे। तो इसलिए आपका 3 नंबर का कथन सही है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि प्लेट बाउंड्रियाँ जो है ढेर सारी हैं, प्लेट सीमाएं हैं, और इसीलिए इसको ज्वालामुखी आने की वजह से पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अग्नि वलय भी कहा जाता है प्रशांत का, या प्रशांत वलय के नाम से भी जाना जाता है। तो तीसरा वाला राइट हो जाएगा। 1 और 2 रॉन्ग हो जाएंगे। किस कारण से रॉन्ग हो रहे हैं, ये आपका पूर्वी अफ्रीका भ्रंश घाटी की जगह यहाँ पे आपका मध्य अफ्रीका या कैमरून नाइजीरिया की सीमा या उप सहारा पश्चिमी अफ्रीका लिखा होता तो ज़्यादा सही होता। माउंट किलिमंजारो में पश्चिम एशिया की जगह आपका लिखा होता पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी, ठीक है। तो ये आपका पश्चिम एशिया नहीं बल्कि अफ्रीका की मैं बात कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों में देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि ये फिर से देख लीजिए इसको, कैमरून जो पूर्वी अफ्रीका भ्रंश घाटी लिखा है ये कहाँ पे हो जाएगा, मध्य अफ्रीका, ठीक। तो इस वजह से ये रंग हो जाएगा। और यहाँ पे पश्चिम एशिया, एशिया में है नहीं, ये अफ्रीका में है, और अफ्रीका में कहाँ पे, भ्रंश घाटी में पड़ता है ये, ठीक है। तो इस वजह से ये रंग हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा कौन सा रंग है, तो 1 और 2 यहाँ पे रंग है, ठीक। तो इस तरह से कोई किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लगे तो निश्चित तौर पे बता दिया करिए, ठीक। उसको मैं दोबारा से आपको वहाँ पे मेंशन कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पे बताते समय क्या होता है कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो ये डाउट्स हो जाते हैं। तभी वही मैंने यहाँ पे देखा कि मैं पश्चिम एशिया को अफ्रीका समझ रहा था। तो यहाँ पे देखिए 10 नंबर का कि हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष भर संत सेवालाल महाराज की जयंती मनाने की घोषणा की है। ये किस समुदाय के आध्यात्मिक गुरु, देखिए ये आपका जो है सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन इसमें ऐड हो गया है। तो ये किस समुदाय के जो है कह रहा है कि आध्यात्मिक गुरु हैं, तो इसमें डायरेक्ट आप आंसर देख लीजिए, ठीक है। ये बंजारा समुदाय के आध्यात्मिक गुरु रहे हैं। और नेक्स्ट है निम्नलिखित गैसों को वायुमंडल में उनकी हिस्सेदारी के क्रम में घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार ये पूछा जाता है, तो आज यहाँ पे ये रट लीजिए पूरा। पृथ्वी के द्रव्यमान का ये पूरा एक
स्पेशल पार्ट होते हैं, अभिन्न अंग भी होते हैं। कुल द्रव्यमान का 90% भाग जो है, 99% भाग जो गैसों का ही होता है, ये 32 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है, पहले ही आप लोगों को बताया गया है। और इसमें दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा, तो CO2 की मात्रा जो होती है ये 0.03 होती है, ठीक है, 0.03 होती है। और ऑक्सीजन जो इसमें पाया जाएगा कितना है, ये आपका लगभग 21% पाया जाता है। हाइड्रोजन जो पाया जाएगा वो कितना होता है, हाइड्रोजन लगभग आपका बहुत मिनिमम 0.0005, ठीक है। और इसके अलावा आर्गन की हम लोग बात करें तो आर्गन लगभग आपका ये 1% के बराबर पाया जाता है, यानी 0.93 के आसपास पाया जाता है। तब इसमें कह रहा है कि घटते हुए क्रम में, यानी सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। उससे छोटा कौन सा हो गया, आर्गन हो गया। फिर इससे छोटा कौन सा हो गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और सबसे छोटा आपका हाइड्रोजन हो गया, ठीक। तो इस हिसाब से आपका कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और आपका 1 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, 2 4 1 3। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सब ऑप्शन में दिए जाते हैं, ठीक है। 12 नंबर देखिए, भारत में गरसुप्पा जलप्रपात का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है। तो गरसुप्पा जलप्रपात, इसे जोंग जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। ये आपका कर्नाटक है, शिमोगा ज़िले में, ये शिमोगा ज़िले में है, ठीक है। शरावती नदी पे आपका है, कहाँ पे है, शरावती नदी में है। इस नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है, पश्चिमी घाट से होता है, ठीक। तो ये आपका राइट हो जाएगा। अन्य जो महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं, सबसे ऊंचा जलप्रपात पहले इसको माना जाता था, अभी क्या है कि कुंचिकल है। कौन सा है, कुंचिकल, जो कहाँ पे स्थित है, वराही नदी पे, यहीं कर्नाटक में ही है, ठीक है। फिर आपका धुआंधार जो नर्मदा पे है, शिव समुद्रम आपका, तो ये कावेरी नदी पे शिव समुद्रम है, ठीक है। मांडवी नदी पे दूध सागर है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर बी हो जाएगा। तो कुंचिकल सबसे ऊंचा है, ये ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में कुंचिकल न रहे, गरसुप्पा रहे, महात्मा गांधी रहे, तो इसको लगाइएगा। अगला देखिए, डेटा दूतावास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सर्वरों का एक समूह होता है। अब देखिए, ये फर्स्ट पेपर का आ गया, ICT का क्वेश्चन है। डेटा एक दूसरे से संग्रहित करता है, डेटा एम्बेसी की बात कर रहा है, तो पहला राइट हो जाएगा। यह स्थानीय कानून के राजनयिक अनुमुक्ति प्राप्त करता विश्वास प्राप्त राष्ट्रों का एक भौतिक डेटा केंद्र है, ठीक। तो इसमें दोनों सही हैं। अब आगे देख लीजिए, भारतीय मानसून के बारे में 14 नंबर का है। भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उत्तर भारत में मानसून विच्छेद का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो उत्तर भारत में मानसून गर्त के साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है। वर्षा करने वाली मानसूनी पवनें भारत के पश्चिमी तट के समांतर बहती हैं। इसमें देखिए जो दिया गया आपका कि कह रहा है कि मानसून विच्छेद कैसे होता है, इसका सर्वोत्तम वर्णन करिए, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो दिया गया है पहला कि उत्तर भारत में मानसून गर्त के साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाती है और इसकी वजह से क्या मानसून विच्छेद हो जाता है। वर्षा करने वाली मानसूनी पवनें भारत के पश्चिमी तट के समांतर बहती हैं, तो ऐसा नहीं है। वर्षा करने वाली मानसूनी पवनें भारत के पूर्वी तट के समांतर बहती हैं, तो ऐसा नहीं है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम उत्तर भारतीय मैदान पर अपनी स्थिति से क्या होता है, पीछे हट जाता है, तो ये भी आपका सही नहीं है, ठीक। तो सर्वोत्तम जो वर्णन कर रहा है कि उत्तर भारत में मानसून विच्छेद जो है मानसून गर्त के साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से क्या होता है कि उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति आ जाती है, ठीक है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की स्थिति आ जाती है और इसकी वजह से क्या होता है, ये होता है। तो पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब क्या होती हैं, जो आर्द्र पवनें होती हैं ये पश्चिमी तट के समांतर बहेंगे, तब क्या होता है, मानसून विच्छेद होता है। मानसून विच्छेद का मतलब क्या होता है कि विच्छेद का मतलब कि जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून आ रहा है, ठीक,
तो कुछ वर्षों तक कुछ समय तक ये वर्षा किया और इसके बाद अचानक जैसे वर्षा एक आध सप्ताह से अधिक समय तक ये वर्षा न हो, तो इसे क्या बोला जाता है, इसे मानसून विच्छेद कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि मान लीजिए एक बार वर्षा हुई और जैसे अभी इस टाइम में आपका वर्षा हो रही, फिर अचानक जो है एक हफ्ते तक वर्षा ना हो, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये मानसून विच्छेद हो गया है, तो मानसून का ही टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 14 के बाद 15 नंबर में। अब देखिए प्रश्न बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में भी हैं, बहुत बड़े बड़े भी हैं, तो इसमें हम लोग 15 प्रश्न देखेंगे। चूँकि 25 है तो 15 देख लीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल में आपको बताने में यहाँ पे देखिए आपका वीडियो भी लंबा हो जाएगा। ठीक, ये वन दिया है 15 नंबर की, ये वन देश के उन भागों में मिलते हैं जहाँ वर्षा 70 से, अब देखिए वन की विशेषताओं के बारे में बताया गया है, और इससे क्या होगा, आपका जो जलवायु, ये आपका जो इन्वायरमेंट वाला टॉपिक एक हो जाएगा क्लियर यहाँ से। जिस भी वन के बारे में इतना ज़्यादा डिटेल आपको पढ़ना पड़े, ठीक, कह रहा है कि 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर भारत के मैदानों में ये पार्क नुमा भूदृश्य भी बनाते हैं, जहां आमतौर पर सागवन और पेड़ों के बीच हरी भरी घास होती है। तो पेड़ कौन से हो गए, सागवन। ठीक, पार्कलैंड की बात कर रहा है। शुष्क ऋतु शुरू होते ही इन पेड़ों के पत्ते क्या होते हैं, पत्ते जो है झड़ जाते हैं। तो ये किस प्रकार के वनों की विशेषता है, घास के मैदानों के बीच जो है जो झड़े हुए पत्ते के बिना जो पेड़ खड़े होते हैं नग्न रूप में होते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ों में कौन से, तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर, एक्जलवुड इत्यादि हैं। अब ये जो पूरा विशेषता बताई गई ये किन वनों के बारे में बताई गई। ठीक, पहला दिया आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, आर्द्र सदाबहार वन, ठीक, या उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, शुष्क पर्णपाती वनों की ये विशेषता है जहाँ पे 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो कांटेदार टाइप के वन भी मिलते हैं। जो आर्द्र पर्णपाती हैं यहाँ पे कांटेदार नहीं होंगे, जबकि जो शुष्क पर्णपाती हैं यहाँ पे जो वृक्ष अपने पौधे से क्या करते हैं, पत्तियाँ भी गिरा देते हैं। सागौन और अन्य पेड़ों के बीच घरी घरी घास जो पार्कनुमा कह रहा है, ये भी आपका शुष्क पर्णपाती वाले क्षेत्रों में भी मिलेंगे। मैदानी क्षेत्रों में आप बात करें तो यूपी में भी ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी, बिहार में भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, राजस्थान के पश्चिमी या दक्षिण पश्चिमी भागों में जो कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे भी आपका इस तरह के वन देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये आपका क्लियर हो गया कि शुष्क पर्णपाती वन की क्या विशेषता होती है, तो अब आप इसको रॉन्ग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 15 प्रश्न को ही देखते हैं, और इसके अलावा जो हमने आपको बताया कि जल्दी आप लोगों के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ रहेगा, जहाँ एक जगह पूरा आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा। ठीक, तो इसके लिए आपको न तो अलग से किताबें की टेंशन रहेगी, न तो आपको अलग से कहीं जाके देखने की टेंशन रहेगी। एक ही प्लेटफॉर्म पे मैंने कोशिश ये किया कि एक ही प्लेटफॉर्म पे पूरा ज्योग्राफी का आपको यहाँ पे क्वेश्चन अवेलेबल कराया जाए, चाहे यूजीसी नेट का हो, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ठीक है, या आपका राजस्थान, एमपी, किसी भी स्टेट की बात करेंगे, हर जगह का प्रैक्टिस सेट जो अलग अलग मार्केट में किताबें हैं वो भी आपके उनके भी प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ से मिल जाएंगे, और ये टोटल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक, और जो ऐप पे चल रहा है वो आप लोग देख सकते हैं, उसके कोई इशूज़ नहीं है। तो यहाँ पे इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।